नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बजे ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार ने देश की चिंता बढ़ा दी है। 17 राज्यों में 400 के पार केसेस हो चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। कुल केसेस की तादाद इस समय हमारे देश में 416 है। देश भर में जश्न पर ब्रेक लगा दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में लेट नाइट पार्टियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पहले से नाइट कर्फ्यू जारी है। बूस्टर डोज पर निर्णय के लिए सरकार 3000 लोगों पर परीक्षण शुरू कर चुकी है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस आज इस समय 77,000 को पार कर गए हैं। इसलिए ओमिक्रॉन से डरना बहुत ज़रूरी है। हम लापरवाह हैं। हम ओमिक्रॉन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम घरों में पार्टी कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट, बाजार सब जगह जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के कारण देश भर में पार्टियों पर, जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में लेट नाइट पार्टियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन बाजारों में भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे विभिन्न संवाददाता हाल बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर आज से बदली सी नजर आएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पे आदेश जारी कर दिए हैं कि सरोजनी नगर मार्केट में आज से दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। 25 और 26 दिसंबर को दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। साथ ही ये आदेश भी जारी किया गया है कि किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड वेंडर्स इस मार्केट में अब अलाउ नहीं किए जाएंगे। तमाम आदेश इस वजह से दिए गए क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग भारी तादाद में यहां पे सड़कों पे चल रहे थे। पांव रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन शनिवार की सुबह सिचुएशन कुछ इस तरह से है। सरोजनी नगर के मार्केट में आप गेट नंबर 3 से एंटर करते हैं और यहाँ पे अभी भी स्ट्रीट वेंडर्स अपनी जगह पे बने हुए हैं। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है। आप लोग अभी भी क्यों बने हुए हैं यहाँ पे? जी जा रहे हैं। तो ये खोला क्यों आपने? आदेश आपको पता नहीं चला था? नहीं पता है आपको? इस तरफ भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी दुकान लगा के लोग बैठे हुए हैं। क्यों लगाई है दुकान भाई साहब आपने? भैया 1 घंटे का काम है, हम चले जाते हैं सुबह। तो ये तो अनऑथराइज्ड है ना, इसके लिए तो मना किया है सरकार ने अभी। सर जी 1 घंटे का कमाने खाने का मौका मिलता है बस, और क्या मैं सारा दिन थोड़ी रहता हूँ। सारे दिन नहीं रहते हैं। तो जिस तरह की भीड़ आई थी, वीडियो दिख रहा था, आप ही लोगों की वजह से जाम लग रहा भीड़ है। सुबह थोड़ी भीड़ है। तो ये हटा लेंगे आप लोग? अभी 1 घंटे आधा घंटा में जैसे दुकान खुलेगी हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उम्मीद यही है कि 11-12 बजे के बाद जब सरोजनी नगर मार्केट दोबारा खुलेगा तो उम्मीद ये की जा सकती है कि पुलिस प्रशासन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का, संभवतः उसे सरोजनी नगर से हटवा लेगा। और ये तमाम कदम ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को लेके लिया जा रहा है ताकि कोविड-19 का कहर फिर से दिल्ली में ना बरपे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटों में 49 नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए हैं और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 266 मरीज अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन की बात करें तो अभी तक गाजियाबाद में 2 मरीजों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, लेकिन वो महाराष्ट्र से आए थे और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वो वापस महाराष्ट्र चले गए हैं। लेकिन कोरोना के संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू आज से लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही अभियान शुरू किया गया है दुकानदारों के लिए और जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहां पर कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। लेकिन बाजारों में जो लोग निकल रहे हैं वो अभी भी बिना मास्क के निकल रहे हैं। जो भीड़ है वो बदस्तूर जारी है। जो सफर करने वाले लोग हैं वो उसी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए मुंबई के सबर्बन इलाके दादर में आए हैं। अभी तो बाजार मानो खुल ही रहा है और अभी से आप देख सकते हैं कि क्राउडिंग की जो कंट्रोल करने की जो बात कही जा रही थी उसके नाम पर आखिर ग्राउंड जीरो में यहां पर क्या हो रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा क्राउडिंग होती है तो ये खतरनाक है। क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाता तो कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है।
लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यही जो हाल है वो तमाम मुंबई के अलग अलग बिजी मार्केट प्लेसेस का है। ये तो हम आपको तस्वीर सिर्फ दादर की दिखा रहे हैं। यहां ना दुकानदारों को कोई फिक्र है, ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक, और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो मानो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के ये वो महत्वपूर्ण और मशहूर मार्केट से जहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दिल्ली का बहुत ही मशहूर मार्केट है सरोजनी नगर, जहां आज भीड़ बिल्कुल नहीं है, सरकार ने पाबंदी लगा दी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े छापे की अब खबर। अब तक 177 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। कानपुर में छापा खत्म हो गया, लेकिन इत्र व्यापारी जैन के कन्नौज वाले घर पर छापा है। इनकम टैक्स के 13 ऑफिसर की टीम पीयूष जैन के घर को छान रही है। आइए सीधे हम हमारे संवाददाता संतोष के पास आपको लिए चलते हैं। संतोष, क्या इस कन्नौज वाले घर से भी कुछ मिला है कानपुर की तरह अभी तक? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि सर जी की क्या मिला, लेकिन इतना जरूर है कि कल शाम 4 बजे से जो डीजीजीआई की टीमें जो छापेमारी कर रही हैं, जांच कर रही हैं, 13 सदस्यीय टीम है। आज कानपुर से 6 सदस्य और आए, और ये मैं दिखाऊं, ये पीयूष जैन का ये घर है। ये घर है, ये पूरा मोहल्ले में करीब 4-5 घरों को मिला करके एक तरीके से किलेनुमा घर है। इसमें 8 दरवाजे हैं, करीब 16 खिड़कियां हैं, और जो दरवाजे जो ग्राउंड फ्लोर पर है वो लोहे के, मतलब इस तरीके से हैं कि कोई आसानी से तोड़ ना सके, और पूरे तरीके से किलेबंदी के तरीके से किया गया है। यहां पर उनके बेटे जो प्रत्यूष जैन है, पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन, और उनके परिवार के एक और युवक को लेकर के जो टीमें हैं वो यहां पर जांच कर रही हैं। सबसे अहम बात कि कल शाम 4 बजे से जांच शुरू हो रही है, जांच चल रही है, और यहां पर तालों को कटवाने के लिए जो कारीगर हैं स्थानीय, करीब 3 कारीगर कल से बुलाए जा चुके हैं। एक कारीगर तो अभी गया है, उससे बात की हमने, तो उसने कहा कि 4 से 5 जो गेट पर ताले थे उनको हटाया गया है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गैस कटर भी देर रात यहाँ पे अंदर गया है। यानी कि कुछ ना कुछ डीजीआई की टीमों को अभी तक यहाँ पे जांच में जरूर ऐसा मिला है जो उसको लगता है कि यहाँ पर अभी और को मिलने की उम्मीद है। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ पर प्रत्यूष जैन, जो पीयूष जैन के बेटे हैं, जिनसे जांच करवाई जा रही, जिनसे खुद उनको साथ में रख करके जांच हो रही है, वो अभी इसी दरवाजे से अंदर ले जाए गए हैं। पूरा मकान एक जरूर दिखाई पड़ता है सही जी, लेकिन जब एक दरवाजे से निकाल के दूसरे दरवाजे में ले जाया जा रहा है, यानी कि इसमें अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। वरना अगर एक मकान से दूसरे मकान में अगर कनेक्टिविटी होती तो अंदर ही के अंदर आ सकते थे। हमने खुद देखा कि पीयूष जैन के जो परिवार के जो प्रत्यूष हैं, बेटे हैं बताए जा रहे हैं, वो उनको डीजीआई की टीमें अंदर लेकर के गई हैं। अभी तक 13 सदस्यीय टीमें यहां पर अंदर है, जांच जारी है। क्या मिला है ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसा जरूर मिला जिसकी वजह से बीते लगभग 3 बज चुका है, 24 घंटे हो जाएंगे इस जांच शुरू हुए, तो उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनका वेरिफिकेशन अभी करवाया जा रहा है। कुछ चीजों के तालों में बंद है, उन तालों को कटवा करके तालों को काटा जा रहा है, ताले तोड़े जा रहे हैं, और इसके लिए 2 गवाह भी अंदर मौजूद हैं जो इंडिपेंडेंट गवाह हैं, मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। ये जैन स्ट्रीट कहलाई जाती है, यहाँ के रहने वाले उन लोगों को अंदर रख करके ये जांच अभी चल रही है। जी, बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा ने बहुत विस्तार से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। 177 करोड़ रुपए कैश अभी तक मिल चुका है, और अब कन्नौज वाले घर पर भी, पीयूष जैन के घर पर छानबीन चल रही है। खबर उत्तर प्रदेश में चुनावी तोहफों की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज छात्रों को 1 लाख स्मार्टफोन्स और टैबलेट बांटे। लखनऊ स्टेडियम में समारोह में मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स दिए। बाकी लोगों को पोर्टल के जरिए ये स्मार्टफोन्स मिलेंगे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को
अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहां पर आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी, हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड जहां कांग्रेस के बाद बीजेपी में तूफान है। मंत्री हरक सिंह रावत इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से बात नहीं की। दलीय दौरे के बाद कांग्रेस का ये दावा है कि अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ सकते हैं, लेकिन हरीश रावत अब मान गए। उत्तराखंड में राजनीतिक हालात एक बार फिर से उथल पुथल मचाए हुए हैं। जिस तरीके से राजनीतिक उबाल कल से लेकर अब तक उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसे में हरक सिंह रावत ने आज तक से बात करते हुए साफ तौर पर यह बताया कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अपने फैसले पर पूर्ण रूप से अडिग हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि हरक सिंह रावत अब यहां से जाने की तैयारी में है और रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हरक सिंह रावत का कहना है। उनका यह भी मानना है कि जिस पैसे की बात देने की कोशिश की जा रही है और सरकार के द्वारा अवमुक्त करने की बात की जा रही है, उससे तो मेडिकल कॉलेज की दीवार भी नहीं खड़ी हो सकती। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। हरक सिंह रावत की नाराजगी का कारण मेडिकल कॉलेज है। हमने इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से बातचीत की। एक नया उथल पुथल देखने को मिल रही है। हरक सिंह रावत इस्तीफे की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की मांग करी थी उन्होंने। क्या है पूरा मामला? देखिए, कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई और लगभग 45 महत्वपूर्ण विषयों पर कल मोहर लगी है और बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से कल कैबिनेट की बैठक हुई है। और हमारे जो सीनियर मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उन्होंने हमेशा की तरह कल भी सारे विषयों पे बहुत सार्थक चर्चा की है। और कल मेडिकल कॉलेज के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है, जो उनका मेडिकल कॉलेज है कोटद्वार का, और हमने कल ही उसकी स्वीकृति दे दी है कि 5 करोड़ रुपये उस कॉलेज के लिए जो है अब मुक्त कराए जाएंगे। कल कैबिनेट में जब कैबिनेट बैठक खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी उसका जीओ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मिले, उनसे बात की, आप लोगों में से भी कई लोगों ने उनसे बात की। उनका साफ तौर पर आज तक से बात करते हुए ये कहना है कि ना तो उन्होंने किसी से कोई बात की और वो अपने फैसले पर पूर्णतः अडिग हैं। अब देखिए भाई, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए जो भी वो कहेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। अगर वो अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो क्या बीजेपी को इससे कोई नुकसान होगा? मैं कह रहा हूँ कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या करेंगे, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है और राज्य को भी उनकी ज़रूरत है और वो हमारे एक अच्छे नेता हैं। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता धन सिंह रावत से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हरक सिंह रावत का निजी मामला। पंजाब के लुधियाना में धमाके के तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े मिले। ब्लास्ट में शामिल गगनदीप ड्रग्स केस में आरोपी था। जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सिम कार्ड से पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। लुधियाना में धमाका,
सरहद पार से जुड़े तार, पाकिस्तान में बैठकर पंजाब दहलाने की साजिश, खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा पर उठे सवाल, बर्खास्त सिपाही के जरिए धमाके को दिया अंजाम, 2 किलो RDX का किया गया था इस्तेमाल। लुधियाना की अदालत में गुरुवार को पहली मंजिल पर हुए धमाके के बाद 24 घंटे के भीतर इसकी जांच मुकम्मल दिशा में बढ़ गई और इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े मिले। धमाके की ये पूरी साजिश पाकिस्तान से जुड़ी मिली और इसके लिए पूरे 2 किलो RDX लुधियाना कोर्ट में लाया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में RDX की पुष्टि हो गई है। खतरनाक बात यह है कि इसका खालिस्तानी लिंक मिला है। शक है कि पाकिस्तान में बैठे पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर रिंदा और हरविंदर सिंह ने पूरी साजिश रची थी, जो 2 साल से पाकिस्तान में जमा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए गैंगस्टर रिंदा का पता लगाया। रिंदा पाकिस्तान में है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। शुरुआती जांच के मुताबिक खालिस्तानियों ने ही गगनदीप के जरिए धमाका कराया। इन्हां दे लिंक्स जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ये उभर के आया सामने। जिमें जिमें डिटेल्स आएंगे, we will be providing them to you. खालिस्तानी संगठन ने बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह को मोहरा बनाया था। गगनदीप के खन्ना स्थित घर से उसके भाई को हिरासत में लिया गया है। घर से एक लैपटॉप, मोबाइल और कैश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गगनदीप बाथरूम में बैठकर बम को असेंबल कर रहा था और इसी दौरान धमाका हो गया। हड़ताल की वजह से कोर्ट में ज्यादा लोग नहीं थे। मौके ते उतार जोड़न गया सी ताई बाथरूम च एंटर करके लेके उन्हें किथे प्लेस करना सी। इट वाज नॉट द कांसेप्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉम्ब जड़ा लगता है। जिस पोस्चर से बैठा सी ये नहीं कि वो किथे वो बाथरूम वॉशरूम यूज़ करन नहीं गया सी। ही वाज यूजिंग द वॉशरूम टू असेंबल ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਜੈਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ of narco terror in Punjab, in the jails and abroad. अब उस बब्बर खालसा के बारे में भी जान लीजिए जिस पर धमाके के पीछे हाथ होने का शक है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा 1978 में बना था। इसको पाक में वधावा सिंह बब्बर ऑपरेट करता है। वधावा सिंह 90 के दशक में वहां भाग गया था। ये अलगाववादी और आतंकी संगठन है। भारत से लेकर अमेरिका, कनाडा में इस पर बैन है। अक्टूबर 2007 में लुधियाना में हुए धमाके में भी इसका हाथ था। इस धमाके में 7 लोग मारे गए थे। अब पंजाब पुलिस के लिए ऐसे माहौल में शांति से चुनाव कराना भी एक चुनौती है। हालांकि पंजाब पुलिस के डीजीपी दावा कर रहे हैं कि चुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और चुनाव शांति से कराए जाएंगे। The main challenge lying ahead of us साडे सामने हैगा पंजाब दा चुनाव, the assembly elections। साडे फोर्स दी पंजाब पुलिस दी पूरी कोशिश है शांतिपूर्वक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जान। कोई भी भय दा, कोई भी डर दी फीलिंग ना होए। लुधियाना ब्लास्ट की जांच में ड्रग्स से लेकर खालिस्तान और पाक तक के तार जुड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में ये साजिश ज्यादा सतर्कता की मांग करती है। कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो। ये शक है कि खालिस्तानी संगठन ने बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह के द्वारा ये धमाका करवाया था। गगनदीप बॉम्ब फिट करते समय भी अपने हैंडलर्स से संपर्क में था। ड्रग्स केस में जेल में 2 साल काटने के बाद हाल ही में गगनदीप रिहा हुआ था। ये है वो शख्स जिसने एक धमाका करके पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया। उसका अंदाज देखकर साफ लगता है कि एक पुलिसकर्मी से आगे बढ़कर वो एक शौकीन और मस्त मौजी युवक था।
तस्वीरों में उसके हाथ में बंदूक दिख रही है। पंजाब पुलिस के बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह पर इल्जाम है कि वो लुधियाना कोर्ट में बम को एक्टिवेट कर रहा था और इसी दौरान धमाका हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। 24 घंटे बाद उसकी पहचान हो गई। दिलचस्प ये है कि इसी टैटू के जरिए गगनदीप की पहचान हो पाई है। ब्लास्ट में उसका शव शत विशत हो गया था, चेहरा भी उड़ चुका था, लेकिन इस टैटू ने उसकी पहचान करा दी। हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये शख्स। गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस में तैनात था। खन्ना में ही वो बतौर मुंशी ड्यूटी पर था। 2019 में उसे बर्खास्त किया गया था। उसका कनेक्शन ड्रग माफिया से मिला था। गिरफ्तारी के बाद 2 साल उसे जेल में गुजारने पड़े थे। सितंबर में ही उसको जेल से रिहा किया गया था। पत्नी से उसकी अनबन चल रही थी। घर वालों ने उसके शव की पहचान की। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਵਿਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ये उभर के आया सामने। अब पंजाब पुलिस से लेकर NIA तक गगनदीप सिंह की पूरी कुंडली तलाश रही है। उसके घर की तलाशी ली गई। कई घंटे की छानबीन के बाद कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि जो बम धमाका हुआ था वो बम धमाका गगनदीप ने ही किया था और उसके बाद से कल रात से ही यहाँ पर जो NIA की टीम और जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार घर की जो छानबीन है वो कर रहे हैं। इस वक्त भी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और अभी भी जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार अंदर जो जांच है वो कर रहे हैं। देर रात भी कल जांच की गई है और ख़ास तौर पर जिस तरह से सूत्र बताया यही जा रहा है कि कुछ जो लैपटॉप है कुछ और सामान है वो यहाँ से ले जाया गया। उसके साथ साथ गगनदीप का जो बड़ा भाई है उसे भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। बताया ये भी जा रहा है कि गगनदीप जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय उसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी और वो लगातार किसी के साथ टच में था। गगनदीप सिंह के परिवार से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस और NIA सारी कड़ियों को जोड़कर देख रही है। गगनदीप से जुड़े सबूतों के जरिए ही सुरक्षा एजेंसियां असली साजिश रचने वाले तक पहुंच सकती है। ललिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लुधियाना धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़े मिले ब्लास्ट में शामिल गगनदीप ड्रग्स केस में आरोपी था। जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ब्लास्ट को लेकर पंजाब के DGP से बात की हमारी संवाददाता कमलजीत संधू। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त हैं पंजाब पुलिस के DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका दावा है कि 24 घंटे में ये गुत्थी सुलझा ली गई है। आप ही का पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल है जो कि इसमें शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है क्यों किया गया ये धमाका, क्या वजह थी उसकी? मैम, इसमें देखना पड़ेगा, ये पहली बारी नारकोटिक्स, ड्रग्स, माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर, खालिस्तान, इसका एक मिश्रण पहली बारी देखने में आया। कराया इसलिए गया क्योंकि जो सीमा पार अंसर हैं, जो ताकतें हैं, वो पंजाब में इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एक डर की भावना पैदा करना चाहते हैं। जुडिशियल प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इस करके ये किया गया है। और ये एक पर्सन स्पेसिफिक है, ये एक पर्सनल कॉन्स्पिरेसी है, और या फिर ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है? ये एक लार्जेस्ट कॉन्स्पिरेसी है। ये पहले भी जब फोर्स में था, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी माहिर था, टेक्निकली बड़ा साउंड था। ये उसके एडेड क्वालिफिकेशन। अब क्योंकि ड्रग्स के मामले में ये डिसमिस हुआ था, अरेस्ट हुआ था, डिसमिस हुआ था, तो उसे एक खुंदक थी फोर्स के साथ, लीगल सिस्टम के साथ, पूरे सिस्टम के साथ। तो ही वॉज अ वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया एक चुना हुआ एक टारगेट था जिसको इस्तेमाल कर सकते थे। और लीगल सिस्टम को, पूरे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस खुंदक में, इस आक्रोश में, ये सही मुकाम पे उनके मुताबिक जो ताकतें हैं, जो यहाँ डिस्टेबलाइजेशन चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। ये बड़ा वेग सा टर्म होता है जब हम बोलते हैं कि ऐसी ताकतें हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान,
आईएसआई पाकिस्तान, बट इसमें लगता है इसके आगे भी शायद कुछ हो। सर बात आई है, हमने सुना है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने कहीं से बोला था कि जुडिशरी को क्यों टारगेट किया गया है, क्योंकि एक केस मोहाली में चल रहा था मजीठिया वाला, आप उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे भी एक बात आती है इंटरनल कॉन्स्पिरेसी और एक होता है एक्सटर्नल हैंड, ये क्या दोनों ही एलिमेंट्स शामिल हैं या ये अलग ही? इस बात पे अभी फाइनलिटी से हम नहीं कह सकते। इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं, इसका तफ्तीश चल रही है, इस करके आज की तारीख में हम कोई पक्की बात इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच